हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो यूजीसी नेट का है, उससे रिलेटेड उसका डिटेल एनालिसिस आज इस वीडियो में करेंगे। और आज से मैं शुरू कर रही हूँ कि लास्ट ईयर जो यूजीसी नेट के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैचिंग में है या फिर जो से उसमें क्रोनोलॉजी में पूछे गए हैं, वो जो क्वेश्चन है जिसमें एक क्वेश्चन के अंदर कई सारे क्वेश्चंस अपने आप में बनते हैं, तो वो जो डिफिकल्ट क्वेश्चन है वो मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और यूजीसी नेट से रिलेटेड क्विज जो है मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे स्टार्ट कर रखी है। उस पे अभी तक मैंने 160 प्लस क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं और वो टोटली फ्री है, आप उसको सोल्व कर सकते हैं। और उसमें जो क्वेश्चन है जो यूजीसी नेट ने लास्ट ईयर्स के अंदर जो पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चंस हैं, तो वो बहुत आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको जो नेट है उसके क्वेश्चंस की क्वालिटी जो है, उसका जो डिफिकल्टी लेवल है, वो सारा आपको समझ में आ जाएगा और आप उसके लिए उसके साथ साथ सोल्व करके उनकी प्रिपरेशन भी कर सकते हो। उसके साथ साथ मैंने आंसर में ही उस आंसर की 2 और 3 लाइंस की जो डिटेल है वो भी डाल दी है, ताकि क्वेश्चन आपको याद रहे और सिर्फ एमसीक्यू करके आप उसको भूल ना जाओ, तो उससे आपको याद रह जाएगा। तो वो आप सॉल्व कर सकते हो। और उसके साथ साथ मैं जो जो डिटेल्ड क्वेश्चन है वो यहाँ पे भी आपके लिए लेके आई हूँ, जिससे आपको बहुत इजी रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करने के लिए। तो क्वेश्चन ये था जो यूजीसी नेट ने पूछा था, दिसंबर 2018 के अंदर क्वेश्चन पूछा था। और क्वेश्चन था मैच करना था आपको ऑथर के साथ प्लस उनके टाइटल्स के साथ। और जो ऑथर्स उन्होंने उठाए थे वो थे एलन पैटन, दूसरा था नगिगीवा थ्योंग, थर्ड था तेजू कोल और नेक्स्ट था वोल सोइंका। ये राइटर्स थे और उनके वर्क्स थे ओपन सिटी, क्राई द बिलव्ड कंट्री, अ ग्रेन ऑफ व्हीट, द इंटरप्रेटर्स। तो ये 4 वर्क थे और 4 राइटर्स थे। तो आपको बेसिकली मैच करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो इन चारों राइटर्स को और इनके वर्क को आज हम देख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एलन स्टीवर्ट पैटन। एलन पैटन जो है वो बोर्न हुए थे 11 जनवरी 1903 के अंदर बोर्न हुए थे और उनकी डेथ हुई थी 12 अप्रैल 1988 के अंदर इनकी डेथ हुई थी। ये बेसिकली एक साउथ अफ्रीकन राइटर थे और ये इसके साथ साथ एक एंटी एपरिथाइड एक्टिविस्ट भी थे। यानी बेसिकली ये रंग भेद के विरोधी थे। यानी अफ्रीका के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर जो गोरे और काले के साथ भेदभाव होता था, ये बेसिकली उसके खिलाफ थे और उसके लिए इन्होंने आंदोलन भी किया था। इनके जो वर्क्स हैं उनके वर्क्स के अंदर है नॉवेल्स हैं। सबसे पहले क्राई द बिलव्ड कंट्री, यानी जो मैच करना था आपका, जो एलन पैटन का वर्क था वो था क्राई द बिलव्ड कंट्री, जो कि पब्लिश हुआ था 1948 के अंदर। और इनके 2 वर्क और भी हैं, वो हैं टू लेट द फेलारोप, और जो कि पब्लिश हुआ था 1953 के अंदर। और इनकी शॉर्ट स्टोरी है द वेस्ट लैंड। तो आपको बेसिकली ये वर्क याद रखने हैं। और ये जो क्वेश्चन था इसमें बेसिकली सरफेस लेवल पे ही क्वेश्चन पूछा था, यानी राइटर और उनके वर्क का नाम। तो जो एलन पैटन का वर्क था वो था क्लाइड द बिलव्ड कंट्री, ये था इनका वर्क। अब क्राई द बिलव्ड कंट्री जो है वो 1948 में नॉवल जो पब्लिश हुआ था। और इसकी जो सेटिंग थी, इसके सेटिंग के अंदर दिखाया गया है कि साउथ अफ्रीका के अंदर जो रंग भेद होता है उसके बारे में बेसिकली ये वर्क था। और इसके अंदर है ब्लैक विलेज प्रिस्ट है, उसकी स्टोरी है, और एक व्हाइट फार्मर है। दोनों की स्टोरी इसके अंदर क्राई द बिलव्ड कंट्री के अंदर दिखाई गई है। एक अमेरिकन पब्लिशर थे बेनेट सर्फ, उन्होंने रिमार्क किया था इनके इस वर्क के अंदर। तो क्वेश्चंस ऐसे ही पूछे जाते हैं यूजीसी नेट के अंदर कि जैसे आपको कोटेशन दे दी इस वर्क से रिलेटेड और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये कोटेशन किसने दी है, या राइटर का नाम देके, या ये पूछ लिया जाएगा कि क्राई द बिलव्ड कंट्री पे जो कोटेशंस हैं वो क्या हैं। तो इस टाइप से क्वेश्चन जो है यूजीसी नेट पूछता है। तो इस पे जो पब्लिशर ने जो रिमार्क दिया था इस वर्क के ऊपर, तो वो रिमार्क दिया था ओनली 3 novels पब्लिश्ड सिंस द फर्स्ट ऑफ द ईयर दैट वर वर्थ रीडिंग। यानी जो इस टाइम के, जो इस ईयर के
जो सबसे इम्पोर्टेंट नॉवल है वो 3 नॉवल सबसे इम्पोर्टेंट है, वो जो इन्होंने बताया था कि क्राई, द बिलव्ड कंट्री, द आइडियाज ऑफ मार्च एंड द नेकेड एंड द डेड। यानी ये 3 नॉवेल्स थे उस टाइम पे जो पब्लिश हुए थे, उस ईयर के अंदर जो पब्लिश हुए थे वो, यानी ये सबसे इम्पोर्टेंट नॉवल था। It remains one of the best known works of South African literature. साउथ अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट बेस्ट नोन वर्क माना जाता है। उसके बाद इसके जो 2 सिनेमा अडेप्टेशन भी हुए हैं इस बुक के। जो पहला जो अडेप्टेशन आया था सिनेमा का वो आया था 1951 के अंदर, और जो दूसरा आया था वो 1995 के अंदर आया था। और इस नॉवल के बेस पे ही एक म्यूजिकल भी बनाया गया है, एक म्यूजिकल सॉन्ग भी बनाया गया है, वो है लॉस्ट इन द स्टार्स, जो कि पब्लिश हुआ था 1949 के अंदर, जो बना था 1949 के अंदर। तो ये था एलन पैटन और इनका वर्क था क्राई द बिलव्ड कंट्री। नेक्स्ट राइटर थे नगिगी वा थियोंग, और नगिगी वा थियोंग के ऊपर मैंने सेपरेट पूरा कंप्लीट वीडियो भी बनाया है इनकी लाइफ और वर्क से रिलेटेड, तो वो भी जाके आप अपने मेरे चैनल पे देख सकते हैं। तो ये बोर्न हुए थे 5 जनवरी 1938 के अंदर, और बेसिकली एक केनियन ऑथर है, केन्या के ऑथर हैं ये। और ये जो है ईस्ट अफ्रीकन के लीडिंग नॉवलिस्ट हैं। उन्होंने राइटिंग जो स्टार्ट की थी वो इंग्लिश में स्टार्ट की थी, लेकिन बाद में जो है इन्होंने अपनी जो केन्या की जो लोकल लैंग्वेज होती है गिक्यूयू, उसमें राइट करना स्टार्ट कर दिया था, और इसी लैंग्वेज में अब ये लिखते हैं। उनके वर्क्स के अंदर उनके नॉवेल्स भी हैं, प्लेज भी हैं, शॉर्ट स्टोरीज भी हैं, एसे भी हैं, और उसके साथ साथ उन्होंने चिल्ड्रन लिटरेचर भी लिखा है। और इन्होंने अपनी खुद की एक, ये बेसिकली एक फाउंडर भी है और एडिटर भी है। ये गिक्यूयू लैंग्वेज में एक जर्नल है मुतीरी, ये जर्नल का नाम है मुतीरी। तो ये क्वेश्चन पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो जर्नल है उसका नाम क्या है, तो जर्नल का नाम है मुतीरी। उसके बाद उन्होंने एक उनकी शॉर्ट स्टोरी भी है द अपराइट रेवोल्यूशन और व्हाई ह्यूमंस वॉक अपराइट, और ये जो इनकी शॉर्ट स्टोरी है वो 100 लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट हो चुकी है। तो ये नगिगी वा थियोंग है, और डिटेल में आपको इनके लाइफ और वर्क से रिलेटेड सारी जो डिटेल्स देखनी है, जाननी है, तो वो आप डिटेल मेरा वीडियो पे देख सकते हैं। उसके बाद इनका वर्क है अ ग्रेन ऑफ व्हीट, ये मैच करना था बेसिकली। तो अ ग्रेन ऑफ व्हीट जो है वो वर्क है नगिगी वा थियोंग का। ये बेसिकली एक हिस्टोरिकल नॉवल है, और ये पब्लिश हुआ था हिमांस अफ्रीकन राइटर्स सीरीज। अभी मैं बताऊंगी कि ये अफ्रीकन राइटर्स सीरीज बेसिकली क्या है। और ये इन्होंने पब्लिश किया था 1967 के अंदर, और जो टाइटल लिया गया था अ ग्रेन ऑफ व्हीट, ये बेसिकली जो बाइबल है, गॉस्पल की जो बाइबल है वहां से लिया गया था। और इसका जो वो था यहाँ से बाइबल से जो है इसका टाइटल जो है वो लिया गया है अ ग्रेन ऑफ व्हीट। उसके अंदर नॉवेल्स के अंदर बेसिकली बहुत सारी स्टोरीज हैं अलग अलग, और इसके अंदर दिखाया गया है केन्या की स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस दिखाई गई है इस वर्क के अंदर। और इस वर्क का मेन फोकस जो है वो मुगो के ऊपर है, मुगो जो मेन कैरेक्टर है उसके ऊपर है। और प्लॉट जो है रिवॉल्व करता रहता है पूरा केन्या का जो इंडिपेंडेंस डे है, जो सेलिब्रेशन हो रहा है केन्या का इंडिपेंडेंस डे का सेलिब्रेशन डे को बोला गया है उहुरू डे, उसके ऊपर बेसिकली ये नॉवल फोकस है। 2022 के अंदर अ ग्रेन ऑफ व्हीट को इंक्लूड किया गया था, जब क्वीन एलिजाबेथ की प्लेटिनम जुबली थी, उसके अंदर 17 कॉमनवेल्थ ऑथर्स को इंक्लूड किया गया था, उनकी बुक्स को इंक्लूड किया गया था क्वीन एलिजाबेथ सेकंड की प्लेटिनम जुबली के लिए, और उनमें से ये जो वर्क था अ ग्रेन ऑफ व्हीट, ये भी इंक्लूड किया गया था। उसके बाद अब मैं बता देती हूँ कि AWS यानी अफ्रीकन राइटर सीरीज जो है वो क्या है, जहां पे ये वर्क पब्लिश हुआ था 1967 के अंदर। ये बेसिकली अ कलेक्शन ऑफ बुक्स है, जो किस कलेक्शन ऑफ बुक्स है बाय अफ्रीकन नॉवलिस्ट, पोएट्स, पॉलिटिशियंस। ये इस सीरीज के अंदर जो वर्क्स आते हैं वो अफ्रीकन नॉवलिस्ट के आते हैं, पोएट्स के आते हैं और पॉलिटिशियंस के आते हैं। और अभी तक इसमें 359 बुक्स जो है वो आ चुकी हैं 1962 से लेके 2023 तक। ये बुक्स इतनी इस सीरीज के अंदर आ चुकी हैं, और इस सीरीज के अंदर जिन जिन राइटर्स के, अफ्रीकन राइटर्स के वर्क आए हैं उनमें
नाम है चेनुआ अचीबी का, नगिगिवा थियोंग का, स्टीव बिको का, आमा आटो एडो का, नदाइन गोर्दिमर का, बुची अमिचेता का, बोल सोइंका का। यानी ये जितने अफ्रीकन राइटर्स हैं उनके जो वर्क्स हैं, जो नॉवेल्स हैं, वो पब्लिश हो चुके हैं इस सीरीज के अंदर अभी तक। और दूसरी बात यह है, बुची अमिचेता पे भी मैंने डिटेल वीडियो बना रखा है, और उनका जो मेन फेमस नॉवल है द ब्राइड प्राइज, उससे भी मैंने पूरी समरी डिटेल मैंने डाल रखी है, वो भी आप देख सकते हो। अब नेक्स्ट राइटर है वो है तेजू कोल। ये बोर्न हुए थे जून 27, 1975 में ये बोर्न हुए थे, और बेसिकली ये नाइजीरियन अमेरिकन राइटर हैं, फोटोग्राफर हैं, आर्ट हिस्टोरियन हैं, और उन्होंने जो है एक नोवेला लिखा है एवरी डे इज फॉर द थीफ, जो कि पब्लिश हुआ था 2007 के अंदर। नॉवेल्स उनका है ओपन सिटी। अब जो मैच करना था वो ओपन सिटी को मैच करना था, तो तेजू कोल ने जो नॉवल लिखा है वो है ओपन सिटी, जो कि पब्लिश हुआ था 2011 के अंदर। और उनका ऐसे कलेक्शंस भी है, नॉन एंड स्ट्रेंज थिंग्स 2016 में अंदर पब्लिश हुआ, और एक इनकी फोटो बुक भी है पुंटो डी ओम्ब्रा, और इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया गया है ब्लाइंड स्पॉट के नाम से। और उसके बाद इनका एक और सेकेंड नॉवल है वो है ट्रिमर, जो कि पब्लिश हुआ था 2023 के अंदर। तो आपको बेसिकली याद रखने हैं कि ये नाइजीरियन राइटर है, केनियन राइटर है, और इनके वर्क्स हैं। उसके बाद जो क्रिटिक्स ने इनका प्रेज किया है कि इन्होंने एक नया अफ्रीकन लिटरेचर के अंदर एक नया पाथ, एक नया रास्ता ओपन किया है। अब बात करते हैं ओपन सिटी। ओपन सिटी जो है एक नॉवल है तेजू कोल का, जो कि पब्लिश हुआ था 2011 के अंदर। और नॉवल जो है ये बेसिकली इसकी जो सेटिंग है ये न्यूयॉर्क सिटी की है, और इसके अंदर जो कंसर्न्स दिखाए गए हैं वो दिखाए गए हैं नाइजीरियन इमिग्रेंट्स, यानी नाइजीरियन जो इमिग्रेंट्स हैं उनके कंसर्न दिखाए गए हैं। और उसके अंदर भी मेन इंपॉर्टेंट जो करेक्टर है वो है जूलियस। जूलियस जो है उसका अभी अभी ब्रेक हुआ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ। जूलियस जो है वो अपना साल पूरा का पूरा जो फेलोशिप है उसकी साइकाइट्री की वो कंप्लीट करता है, उसके बाद वो न्यूयॉर्क सिटी की गलियों में घूमता रहता है, और उसको पूरे साल के दौरान अलग अलग टाइप के लोग मिलते हैं, और उसी के बेस पे ये पूरा नॉवल है। और इस नॉवल को बहुत सारे प्रेजेस भी मिले हैं, काफी अच्छा नॉवल था। इसको बेस्ट बुक्स के अंदर जो 2011 की बेस्ट बुक्स थी उस लिस्ट के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। और जो स्टाइल है ओपन सिटी का, बेसिकली उसका स्ट्रक्चर जो है वो कंपेयर किया गया है एक डायरी से, यानी जैसे एक डायरी का स्ट्रक्चर होता है वैसे ही इस नॉवल का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट जो राइटर हैं वो है वोल्सोइंका। वोल्सोइंका का पूरा नाम है अकिन वांडे ओलुवोले बेबेटूने सोइंका, और ये बोर्न हुए थे 13 जुलाई 1934 को। और ये जाने जाते हैं वोल्सोइंका के नाम से। बेसिकली एक नाइजीरियन प्ले राइट है, नॉवलिस्ट हैं, पोइट हैं, एसेइस्ट हैं इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर। उनको अवार्ड दिया गया था 1986 का, नोबेल प्राइज मिला है इनको लिटरेचर के अंदर। और जिस भी नोबेल लॉरिएट, जो भी नोबेल लॉरिएट होते हैं उनकी जो जब भी उनको नोबेल प्राइज दिया जाता है तो बेसिकली उनके लिए कोटेशन यूज की जाती है, कुछ भी कोटेशन उनके लिए होती है। तो जो वोल्सोइंका के लिए कोटेशन यूज की गई थी वो हुई थी वाइड कल्चरल perspective and poetic overtones fashioning the drama of existence। यानी ये जो कोटेशन है, कई बार राइटर से रिलेटेड क्वेश्चन, जो कोटेशंस होती हैं वो भी पूछ ली जाती हैं, कि कोटेशन देके आपसे पूछ लिया जाता है कि ये जो कोटेशन है वो किस नोबेल लॉरिएट के लिए यूज की गई है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। ये बेसिकली फर्स्ट सब सहारा अफ्रीकन राइटर है जिसको ये ऑनर दिया गया है, यानी नोबेल लॉरिएट का जो दिया गया है, ये इस कैटेगरी में पहले हैं। और इनका जो वर्क है, उनका वर्क है द इंटरप्रेटर्स, ये इनका वर्क था जो मैच करना था। बेसिकली ये नॉवल है वोल्सोइंका का, फर्स्ट पब्लिश हुआ था लंदन में, और जो पब्लिशर थे आंद्रे डुसेस, तो 1965 के अंदर। और ये जो है फर्स्ट नॉवल था जो वोल्सोइंका ने 3 नॉवेल्स लिखे थे, उसके अंदर ये सबसे पहला नॉवल था। क्योंकि जो वोल्सोइंका है बेसिकली वो एक प्ले राइट है, लेकिन उन्होंने 3 नॉवेल्स भी लिखे हैं।
सबसे पहले ये नॉवल जो था वो इंग्लिश में लिखा गया, लेकिन बाद में और बहुत सारी लैंग्वेजेस के अंदर इसको ट्रांसलेट किया गया। जो नॉवल है उसकी सेटिंग है 1960 की, पोस्ट इंडिपेंडेंस की, प्री सिविल वार जो हुआ था नाइजीरिया के अंदर, मेनली लागोस के अंदर जो हुआ था, वहां पे इसके अंदर दिखा रखा है। फाइव मेन कैरेक्टर्स हैं नॉवल के अंदर। द फॉरेन मिनिस्टर है, क्लर्क, इबू यूनिवर्सिटी प्रोफेसर है, बेंडेले जर्नलिस्ट है, सागोए द इंजीनियर टर्स स्कल्पचर है, सेकोनी और आर्टिस्ट है कोला है। बेसिकली ये 5 मेन कैरेक्टर्स हैं इस वर्क के अंदर। दे वर फ्रेंड्स एट हाई स्कूल्स, ये 5 हाई स्कूल्स में फ्रेंड्स थे। देन वेंट अब्रोड टू स्टडी, उसके बाद ये बाहर चले गए, बाहर कंट्री में चले गए स्टडी करने के लिए, और बाद में नाइजीरिया में वापस आके मिडिल क्लास जॉब्स करने लगे। तो ये बेसिकली इस नॉवल की स्टोरी थी, द इंटरप्रेटर्स। तो आई होप स्टूडेंट्स की इस टाइप के क्वेश्चंस जो होंगे लास्ट ईयर्स के डिटेल में, वो आपको पसंद आएंगे और आपको काफी हेल्प करेंगे यूजीसी नेट के लिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चंस डिटेल में नहीं पूछे जाते और वो सरफेस लेवल पे ही पूछे जाते हैं, यानी राइटर्स और उनके वर्क्स के नाम। तो ये चीजें जो है वो आपका टाइम भी वेस्ट कम करेंगी और आपको जो है वो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेंगे ये चीजें। यानी एक ही वीडियो में आप कम से कम 4 राइटर्स को एक बार में कवर कर लेते हो। जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है वो मैंने बता दिए जो आ सकते हैं इनसे रिलेटेड। बाकी डिटेल में अगर काम का आपको पढ़ना है इनको, तो डिटेल्स राइटर्स पे मैंने वीडियो डाल रखी है, जितने भी जो साउथ अफ्रीकन राइटर्स हैं या नाइजीरियन राइटर्स हैं, तो वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। थैंक यू।